नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए। आज हम पढ़ेंगे एचपीएलसी के अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एचपीएलसी। जी हाँ, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एचपीएलसी हम कवर करेंगे इसमें। और जो पैरामीटर्स हैं लाइक सॉल्वेंट, रिजर्वायर, डिगेसर, पंप, कॉलम, इंजेक्टर, डिटेक्टर, इन सब को पढ़ेंगे बारी बारी से और इनके अंदर का जो है उस चीज़ को समझेंगे किस प्रकार से ये काम करती हैं और क्या इनका काम है और किस लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर कोई चीज़ बात की जाए तो क्या-क्या कंपोनेंट होते हैं। ये एक रफ डायग्राम है, सबसे मेन डायग्राम है। मतलब ये यहाँ पर जो चीज़ें लिखी गई हैं वो एक स्पेसिफिक है और जनरली मैंने क्या है एचपीएलसी पे वर्क किया है। इसलिए मुझे थोड़ा-सा अंदर की जो नॉलेज होता है वो थोड़ा-सा है जिससे कि मैं बता सकता हूँ कि आपको किस चीज़ का जनरली क्या यूज़ होता है। और इस इंटरव्यू क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा अगर पूछे जाते हैं तो भी इस पार्ट से आपके क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ये इसका पार्ट रहता है। तो सबसे पहले हमारा रहेगा सॉल्वेंट रिजर्वायर। ओके, सॉल्वेंट रिजर्वायर तो हम देखेंगे सॉल्वेंट रिजर्वायर क्या होता है। दूसरा हमारा रहेगा डिगेसर। तो देखिएगा, सॉल्वेंट रिजर्वायर हमने दो यूनिट बताई हैं, तो दो नहीं, दो से ज़्यादा हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। ओके, अब डिगेसर, डिगेसर आपके दो होते हैं, है ना। जो है इसके बाद आपका जो पाइप होता है, जो आपकी जो नलियां होती हैं जो सॉल्वेंट को ले जाने का काम करती हैं, वो आपका क्या हो गया, पाइप हो गया, अगला पॉइंट। दूसरा है आपका सॉल्वेंट मिक्सिंग वॉल्यूम या वाल्व। क्या है सॉल्वेंट मिक्सिंग वाल्व, मतलब कौन सा रिजर्वायर से कौन सा सॉल्वेंट कितना परसेंट लेना है वो इसी पे डिपेंड करता है, किस पे, सॉल्वेंट मिक्सिंग वाल्व पर। ओके, फिर इसके बाद आता है डी बबलर। डी बबलर का मतलब होता है बबल को हटाने वाला काम, है ना। तो वो भी एक डिवाइस है। इसके बाद होता है एचपीएलसी पंप। ओके, तो एचपीएलसी पंप का काम है पंप को रन कराने का। ओके, मतलब सॉरी, आपका मोबाइल फिश को रन कराने का काम, एक प्रॉपर फ्लो देने का काम। तो हम आगे बढ़ेंगे। अगला है हमारा पंप। पंप के बाद आता है प्री कॉलम। कौन सा कॉलम, प्री कॉलम, है ना। फिर इसके बाद होता है इंजेक्टर, है ना, जहां से हम इंजेक्ट मतलब सैंपल को इंजेक्ट करते हैं, या तो मैन्युअली या फिर ऑटोमेटिकली। ओके, दूसरा है हमारा एनालिटिकल कॉलम। क्या होता है, एनालिटिकल कॉलम। ओके, एनालिटिकल कॉलम। तो एनालिटिकल कॉलम हो गया। इसके बाद आपका आता है डिटेक्टर और रिकॉर्डर। अब देखिए, तो इतने आपके हो गए। एक तो हो गया सॉल्वेंट रिजर्वायर, डिगेसर, पाइप, सॉल्वेंट मिक्सिंग वाल्व, डीबबलर, फिर एचपीएलसी, फिर प्री कॉलम, एनालिटिकल एनालिटिकल कॉलम, फिर आपका डिटेक्टर, रिकॉर्डर। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिएगा, सबसे पहले आपका सॉल्वेंट का इसमें फिल होगा सॉल्वेंट रिजर्वायर में। और वो किसकी मदद से, अब क्या आएगा, पंप तो खींचने का काम कर रहा था। अब क्या हो गया, डिगेसर, डिगेसर में चला गया। डिगेसर, डिगेसर कुछ प्रोसेस करेगा, फिर इसके बाद वह सॉल्वेंट मिक्सिंग वाल्व क्या करेगा, अगला काम करेगा। फिर इसके बाद डीबबलर अपना काम करेगा। फिर इसके बाद जो पंप है वो पंप खींचने का काम कर ही रहा है। इसके बाद वो जाता है प्री कॉलम के अंदर, प्री कॉलम के अंदर मोबाइल फेज। फिर इसके बाद जो है मोबाइल फेज में हम इंजेक्ट कर देते हैं अपने सैंपल को, सैंपल को इंजेक्ट कर दिया। और सैंपल को इंजेक्ट करने के बाद आपका ये सैंपल विथ मोबाइल फेज, यहाँ पर सैंपल विथ मोबाइल फेज आपका दोनों कहाँ चले जाते हैं, कॉलम के अंदर चले जाते हैं। ओके, कॉलम के अंदर चले जाते हैं और कॉलम के अंदर सेपरेट होते हैं। उस चीज को वो क्या करता है, मतलब हमारा जो सैंपल है वो सेपरेट होता है, तो यहाँ पर वो डिटेक्ट करता है, डिटेक्टर हमारा। और डिटेक्टर हमारा डिटेक्ट करता है। फिर इसके बाद जो हमारा जो स्क्रीन रहता है, जो हमारा सॉफ्टवेयर का स्क्रीन है वो रिकॉर्ड करता है इस चीज को। और हमारा एक क्रोमेटोग्राम बनाता है। क्या बनाता है, उस सैंपल का क्रोमेटोग्राम बनाता है, जिससे हमको पता चलता है कि वो कितनी क्वांटिटी में है, वो किस प्रकार से प्रेजेंट है। ओके, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट जो हैं, हमने इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हमने समझा, मतलब डायग्राम के माध्यम से। अब हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से कंपोनेंट जो हैं वो एचपीएलसी इंस्ट्रूमेंट में काम आते हैं। पहला है आपका सॉल्वेंट रिजर्वायर, दूसरा आपका डिगेसर है, तीसरा आपका सॉल्वेंट मिक्सिंग वाल्व है, और अगला है आपका एचपीएलसी पंप। इसके बाद प्री कॉलम, फिर एनालिटिकल कॉलम, इसके पहले आपका इंजेक्टर आता है, इंजेक्टर के बाद डिटेक्टर, सिस्टम और आउटलेट। अब देखिएगा, आउटलेट हमने यहाँ पे नहीं दिखाया। आउटलेट क्या होता है, इस कॉलम से जो भी सामान निकलेगा, जो है वो मतलब जो बेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा यहाँ से कॉलम से, उसको बोलते हैं आउटलेट। वो आउटलेट का भी हम ज़्यादातर यूज करते हैं जब हम और ज़्यादा एनालिसिस की करनी हो, जैसे पीएच एनालिसिस करना है कि आउटलेट का पीएच कितना आया, तो हम आउटलेट को कलेक्ट करते हैं। यदि किसी का सेपरेशन करना है तो हम क्या करते हैं, आउटलेट कलेक्ट करते हैं। या फिर हमको मोबाइल फेज को रीयूज करना है तो भी हम आउटलेट कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आउटलेट का यूज हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 10 पॉइंट्स हैं, हमको बारी बारी इसको पढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपका सॉल्वेंट रिजर्वायर। तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, इसमें सॉल्वेंट फिल होता है, तो इसमें कुछ ज्यादा करने का है नहीं। तो जैसे इट कंटेन द सॉल्वेंट है, इट कंटेन सॉल्वेंट एंड यूज टू कैरी द सैंपल, यूज टू कैरी द सैंपल थ्रू द सिस्टम। ओके, द
सॉल्वेंट शुड बी फिल्टर्ड। अब देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा जो सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट को हम ऐसे ही नहीं फिर कर देते, उसको फिल्टर करते हैं, है ना। सबसे पहले क्या होता है, इसमें फिल्टर करना पड़ता है। ओके, थ्रू द एक थ्रू एन इनलेट सॉल्वेंट फिल्टर एंड टू रिमूव द एनी पार्टिकल। अब इनलेट सॉल्वेंट फिल्टर क्या है, देखिएगा जो हमारा सॉल्वेंट का जो जो हमारा जो बोतल होती है, उस बोतल के अंदर ही आपका एक नली में जो पाइप है ना, पाइप के साथ आपका इनलेट जो फिल्टर है वो लगा रहता है। वो क्या करता है, वो आपका उस डस्ट को, कोई भी अननेसेसरी मतलब इम्प्यूरिटी को जाने नहीं देता है, तो उससे तो वो फिल्टर होता है। इसके साथ साथ हम सॉल्वेंट को प्री फिल्टर भी करते हैं, मतलब उससे पहले फिल्टर करके रखते हैं। या तो हम HPLC ग्रेड का सॉल्वेंट यूज करते हैं, या फिर इसके साथ जैसे कि हम डिस्टिल वाटर यूज कर रहे हैं, तो डिस्टिल वाटर को भी हम डिस्टिल वाटर को डिस्टिल, वो तो डिस्टिल रहता है, लेकिन सम सॉल्वेंट जो हमारे क्या बोलते हैं उसको, HPLC ग्रेड के नहीं है, तो हम जनरली उसका यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर वो है, अगर वो HPLC ग्रेड का नहीं है, तो हम जनरली क्या करेंगे, या तो उसको गर्म करके यूज करते हैं, और इसके साथ क्या करते हैं उसको फिल्टर असेंबली के द्वारा फिल्टर करके यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम अगर बफर्स का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, यदि हम मोबाइल फेस के रूप में अगर बफर चला रहे हैं, तो उसको आपको फिल्टर करना ही पड़ेगा। बफर असेंबली मतलब ये फिल्ट्रेशन असेंबली के द्वारा उसको फिल्टर करके ही सॉल्वेंट रिजर्वायर में उसको फिल करना है ना, उससे पहले नहीं कर सकते, है ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा, रिमूव एनी पार्टिकल्स एंड दैट वुड पोटेंशियली डैमेज, है ना, द सिस्टम एंड सेंसिटिव टू कंपोनेंट्स। देखिएगा किस किस चीज को डैमेज होने से बचा रहा है, एक तो हमारी जो नलियां हैं उस चीज को, सैंपल इंजेक्टर को एंड डिटेक्टर को, और इसके साथ साथ किसको बचा रहा है, वो पंप को और कॉलम को। मेन इसको किसको बचाने का काम करते हैं, कॉलम को। ओके, तो इस चीज को क्या होते हैं, हमको फिल्टर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिएगा फिल्टर की बात आई, तो फिल्टर कौन सा यूज करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो HPLC फिल्ट्रेशन थ्रू द 0.54 माइक्रोग्राम फिल्टर मेम्ब्रेन का यूज करते हैं। इट इज सफिशिएंट अनलेस द कॉलम इज पैक्ड विथ स्मॉल पार्टिकल साइज एग्जांपल सब 2 micrometer particle or a UHPLC in which the case of 0.2 micrometer filter are needed। ओके, तो हमारा क्या बोलता है इन केस, तो यहाँ पर आपका क्या है कि जो सफिशियंट अनलेस, जो कॉलम हमारा जो पैक्ड कॉलम होता है, ठीक है, देखिएगा यहाँ हमारा क्या करते हैं, जो हमारी स्मॉल पार्टिकल साइज का जो आपका कॉलम रहेगा, जिसकी जिसकी पार्टिकल साइज 2 माइक्रोमीटर है, तो हमारा जो सॉल्वेंट है उसको हम 0.54 माइक्रोमीटर फिल्टर से फिल्ट्रेट करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम करते हैं। अब हमारा क्या है, आफ्टर प्री प्री पेयरिंग मोबाइल फेज मिक्सचर, ओके, फिल्टर थ्रू द 0.45 माइक्रो साइज फिल्टर यूजिंग द वैक्यूम। देखिएगा यहाँ वैक्यूम लिखा है ना, तो हमारा एक वैक्यूम फिल्ट्रेशन असेंबली होती है, वैक्यूम फिल्ट्रेशन असेंबली, जिसमें इस प्रकार का माइक्रोन फिल्टर लगा रहता है। और उसको जो हम पहले मोबाइल फेज का बना लेते हैं, जैसे भी हम मोबाइल फेज बनाते हैं, जैसे हमने बफर बनाया, तो बफर बनाने के बाद इस वैक्यूम फिल्टर से उसको फिल्टर करेंगे, और उसके बाद ही सॉल्वेंट रिजर्वायर में उसको फिल करेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर बोला ऑल HPLC ग्रेड सॉल्वेंट आर यूज, यहाँ पर सभी सॉल्वेंट रहेंगे वो HPLC ग्रेड के ही होने चाहिए। अगला है आपका सॉल्वेंट मिक्सिंग वाल्व। देखिए सॉल्वेंट मिक्सिंग वाल्व क्या होता है, तो यहाँ पर सिंपल सा, इट इज यूज फॉर द मिक्सिंग ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो ये क्या करता है, सॉल्वेंट को मिक्सिंग का काम करता है। मतलब अगर सिंपल भाषा में समझिए कि कितना A और BCD, मतलब दो हमारा दो सॉल्वेंट से मिलकर बना है, A और B से, तो A कितना परसेंट चाहिए, B कितना परसेंट चाहिए, वो इसी पे डिपेंड करता है, वो इसी की मदद से चालू होता है। ओके, तो इट अलाउ द डिजायर वॉल्यूम रेशो ऑफ द डिफरेंट सॉल्वेंट टू बी ड्रा फ्रॉम द रिजर्वायर। ओके, जो रिजर्वायर में रखे हुए हैं अलग अलग डिफरेंट सॉल्वेंट, किस में से डिजायर वॉल्यूम कितना रेशो लेना है, वो इस पे डिपेंड करता है। ओके, अगला है हमारा HPLC पंप। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है कॉलम के बाद में जो है हमारा पंप। तो अब देखिए जो पंप है, पंप की बात करते हैं, तो पंप जो है आल्सो कॉल्ड द सॉल्वेंट डिलीवरी सिस्टम। क्या है, सॉल्वेंट डिलीवरी सिस्टम, मतलब ये क्या करता है, सॉल्वेंट को डिलीवर करने वाला एक सिस्टम, उसको बोलते हैं पंप। इट इज द फोर्स ऑफ लिक्विड थ्रू द सिस्टम, है ना, विच मेंटेन द स्पेसिफिक फ्लो रेट। देखिएगा यहाँ पर क्या कर रहा है, वो स्पेसिफिक फ्लो रेट मेंटेन करने का काम कर रहा है। इसका मतलब मान लीजिए 1 ml
पर मिनट की फ्लो रेट चाहिए, तो उस प्रकार से वो प्रेशर मेंटेन करेगा, वो फ्लो रेट मेंटेन करके प्रेशर को कम या ज़्यादा करेगा, है ना? उस हिसाब से प्रेशर कम या ज़्यादा करेगा कि 1 ml पर मिनट की स्पीड फ्लो रेट बनी जाए, किसकी? मोबाइल फेज की। ओके। दूसरा है फ्लो रेट इज डिपेंड ऑन द पंप प्रेशर। ओके, जो पंप प्रेशर लगाएगा उसी पे फ्लो रेट हमारी डिपेंड करेगी, है ना? तो जितना 1 ml पर मिनट के लिए चाहिए उतना वो पंप प्रेशर जनरेट करेगा। ओके। दूसरा है हमारा एचपीएलसी पंप इज डिलीवर कंटिन्यूअस पल्स फ्री फ्लो। यहाँ पर क्या बोला? पल्स फ्री फ्लो। इसका मतलब है पल्स मतलब होता है यहाँ पर जो पानी नली में जो पानी निकलता है, यदि वो क्या हो जाए पल्स पल्स में चलने लगे, वो हिल के चलने लगे, तो वो कंटिन्यूअस कांस्टेंट रेट से नहीं चले, तो वो क्या हो जाएगा? पल्स पल्स उसमें जनरेट हो जाएंगे। तो ये हमारा जो पंप होता है वो पल्स फ्री जनरेट करता है, पल्स फ्री फ्लो रेट जनरेट करता है, जिससे क्या होता है जो मोबाइल फेज जो है वो कंटिन्यूअसली और कांस्टेंट फ्लो रेट से चलता है ना, एचपीएलसी में। अगला है हमारा कॉमन टाइप कौन कौन सी है ऑफ पंप, है ना? तो पहला है आपका कांस्टेंट प्रेशर पंप, दूसरा है आपका सिरिंजिंग टाइप पंप, और अगला है आपका रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन पंप, है ना? तो इस प्रकार से अगर इसकी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप बोल सकते हैं, पर बाकी यहाँ पर इसके सब नाम पूछे जाते हैं, और ज्यादा डीप में हो तो हायर एजुकेशन में इसका काम आता है, बाकी नहीं। तो कांस्टेंट प्रेशर, सिरिंजिंग पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन पंप, है ना? अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्रेशर अप टू 6000 psi, psi इसकी यूनिट है, फॉर 5 माइक्रोमीटर पार्टिकल साइज स्टेशनरी फेज। मतलब यहाँ पर ये बोला कि जो हमारा स्टेशनरी फेज है उसकी अगर साइज 5 माइक्रोमीटर है, मतलब वो लार्जर साइज वाला है, तो इसके लिए प्रेशर हमारा 6000 अप टू 6000 psi तक रह सकता है ना? यहाँ अपन चला सकते हैं। इसके बाद यदि हमारा जो है वो 3 माइक्रोमीटर पार्टिकल साइज वाला स्टेशनरी फेज है, तो हमारा जो रहेगा वो 8700 psi तक जो प्रेशर है उसको हम चेंज कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। ओके। तो अगला है हमारा बैक प्रेशर। अब देखिएगा हमने प्रेशर पढ़ा, तो हम देख लेते हैं बैक प्रेशर क्या है। बैक प्रेशर का सिंपल सा मतलब है कॉलम के द्वारा दिया गया वापस जो प्रेशर होता है उसे बैक प्रेशर बोलते हैं। मतलब कॉलम क्या करता है, कॉलम में कोई चीज चौक हो गई है ना? तो वो क्या करेगी, वापस से वो बैक फोर्स लगाएगी, उसी को बोलते हैं बैक प्रेशर। तो यहाँ दे ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम, मतलब कोई भी यहाँ पर रुकावट आ गई हो उस वजह से कॉलम के अंदर ये बैक प्रेशर जनरेट हो रहा है। लो बैक प्रेशर इन न्यू कॉलम, मतलब अगर जो फ्रेश कॉलम है जो हमारा पहली बार यूज हो रहा है या एक दो बार यूज हुआ है, तो उसमें बैक प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें कोई भी इम्प्यूरिटी जो है, कोई भी हमारा सैंपल जो है वो यहाँ पर इंट्रैप नहीं हुआ है, वो कॉलम ब्लॉक नहीं हुआ है, तो इस वजह से उसका क्या है, बैक प्रेशर कम रहेगा। और हाई बैक प्रेशर किसका रहेगा, जो कि बहुत ज्यादा यूज हो चुका है ना? इट इज द ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द पोर्स ऑफ द स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज मतलब कॉलम। ओके। अब अगला है हमारा प्री कॉलम और गार्ड कॉलम, है ना? इसी को हम क्या बोलते हैं, गार्ड कॉलम, मतलब गार्ड, एक गार्ड का काम करता है, और प्री मतलब कॉलम के पहले कॉलम, है ना? प्री कॉलम। अब देखिएगा ये इंटरनल इसका डायमीटर जो होता है वो आपका क्या होता है, 5 से 6 mm का, मीन 4.6 mm, ठीक है। और जो जनरली और लेंथ होता है इसकी 2 to 10 सेंटीमीटर का। ओके। तो लेंथ इसकी क्या होती है, 2 से 10 सेंटीमीटर की हो सकती है। मतलब जो प्री कॉलम जो गार्ड कॉलम रहता है वो बड़े जो मेन कॉलम है उससे छोटा रहेगा साइज में। ओके। लेकिन डायमीटर इसका सेम रहेगा। अब देखिएगा इसका काम क्या है, अब देखिए काम देखिएगा, ये प्रोटेक्ट करता है एनालिटिकल कॉलम को, एनालिटिकल कॉलम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दूसरा, ये लो कॉस्ट में रहता है ना, एनालिटिकल कॉलम से, है ना? और दूसरा, इंक्रीज द लाइफ ऑफ कॉलम। अब देखिएगा ये जो होता है वो क्या काम करता है, वो ये काम करता है जो बड़े पार्टिकल अगर आ गए हैं तो उनको क्या करेगा, वो फंसा के रख लेगा, वो ब्लॉक उनको ट्रैप करके रख लेगा, और यहाँ से छन के क्या जाएगा, बिल्कुल जो एक्यूरेट मात्रा में जो एक्यूरेट फिल्टर हुआ है वहां से फिल्टर होके पूरा आपका गार्ड कॉलम से निकल के एनालिटिकल कॉलम के अंदर जो सैंपल और आपका मोबाइल भेज जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, हमारा जो मेन कॉलम है एनालिटिकल कॉलम वो क्या है, खराब नहीं होगा। उस वजह को उसको क्या है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये हमारा जो प्री कॉलम है वो जनरली लो कॉस्ट से बना होता है, तो इजीली अवेलेबल होता है। तो ठीक है। अगला है हमारा सैंपल इंजेक्टर। अब देखिएगा सैंपल को इंजेक्ट करने वाला सैंपल इंजेक्टर होता है। अब देखिएगा ये क्या है, HPLC इंजेक्टर इज द टेक्निक टू इंजेक्ट द सैंपल विदाउट डिस्टर्बिंग द फ्लो रेट एंड प्रेशर ऑफ HPLC सिस्टम। मतलब सैंपल इंजेक्टर क्या है, एक सैंपल इंजेक्टर एक ऐसी टेक्निक है जहां हम मोबाइल फेज, देखिएगा यहाँ पर पाइप में जो पाइप होता है उसमें हमारा या कॉलम है उसमें हमारा मोबाइल फेज रन कर रहा है, लेकिन उसको विदाउट डिस्टर्ब किए
हम क्या करेंगे उसमें सैंपल को इंजेक्ट कर देंगे, इसी टेक्निक को सैंपल इंजेक्टर कहते हैं, है ना। तो बहुत ही एडवांस होती है ये, एक तो मैनुअली भी होती है इंजेक्शन के द्वारा और दूसरा ऑटोमेटिक भी होती है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से आपका काम करता है। अब देखिएगा इसके टाइप जो होते हैं वो सेप्टम इंजेक्टर, इन दिस सिस्टम द सैंपल आर इंजेक्टेड थ्रू द रबर सेप्टम, है ना। तो सेप्टम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रबर सेप्टम का यूज किया जाता है ना, इसलिए रबर सेप्टम इंजेक्टर। ओके, अगला है आपका स्टॉप फ्लो इंजेक्टर। अब देखिएगा इसमें स्टॉप लगा हुआ है, स्टॉप का मतलब हुआ है हमको मोबाइल फेज सिस्टम को स्टॉप करना पड़ेगा। दिस टाइप ऑफ द सिस्टम मोबाइल फेज स्टॉप वाइल द सैंपल इज इंजेक्टेड। जब इंजेक्टेड करेंगे तो मोबाइल फेज को हमको स्टॉप करना पड़ेगा इस प्रकार से। अगला है हमारा माइक्रो वॉल्यूम सैंपलिंग। माइक्रो वॉल्यूम सैंपलिंग इंजेक्टर कैसा होगा, ये हाईएस्ट एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी देता है और ऑटो सैंपलिंग करता है। ऑटो सैंपलिंग मतलब खुद से सैंपल लेता है ना। ऑटोमेटिक जो हमारी जो नई एचपीएलसी आ रही हैं उसमें सब ऑटोमेटिक सैंपल इंजेक्टर ही लगा होता है। जो पुरानी जो रहती थी उसमें इन दोनों टाइप का इंजेक्टर का यूज होता था, लेकिन अब यहाँ पर क्या है एडवांस ऑटो सैंपलिंग का ही यूज होता है। ओके, जनरली हमको सिर्फ सैंपल बनाकर उसका डाइल्यूशन बनाकर उसके चैम्बर में, इंजेक्टर चैम्बर में उसको रखना पड़ता है बस। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एचपीएलसी ऑटो सैंपलर की बात करते हैं, मतलब वही। तो आर द ऑटोमेटेड टूल्स डिजाइन टू क्विकली एंड एक्यूरेटली लोड सैंपल, है ना, टू बी रन थ्रू द हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, है ना। तो हमारा रन चलता रहेगा और उसमें इंजेक्ट कर देगा, ये ऑटो सैंपलिंग का ये फायदा है। ठीक है, अब आता है अगला हमारा एनालिटिकल कॉलम, है ना। तो हमने गार्ड कॉलम की बात कर ली, इंजेक्टर की बात कर ली, अब हमारा है एनालिटिकल कॉलम। तो एनालिटिकल कॉलम में जनरली पूछी जाती है कि लेंथ कितनी होती है, 10 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक होती है, जी हाँ। और इसका इंटरनल डायमीटर जो होता है वो 4-5 मिलीमीटर होता है, एंड जो एक्सटर्नल डायमीटर अगर बोलें तो 6.35 का होता है। और यहाँ पर देखिएगा अगली बात क्या है कि स्टेनलेस स्टील का बना होता है। देखिएगा यहाँ पर देखिए, इट मेड बाय स्टेनलेस स्टील ड्यू टू हाई प्रेशर, ड्यू टू हाई प्रेशर मतलब हमने क्या करते हैं, जो हमारा कॉलम है उसमें हाई प्रेशर के द्वारा हम क्या करते हैं, तो स्टेनलेस स्टील की एक क्या बोलते हैं पाइप के अंदर हम क्या करते हैं, सिलिका जेल हमारा जो स्टेशनरी फेज है उसको भरते हैं बहुत ही हाई प्रेशर के द्वारा। तो हमारा कितना प्रेशर देते हैं इसको फिल करने के लिए, 14,000 से लेकर 15,000 PSI, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं इसमें इस पाइप में हमें सिलिका जेल मतलब स्टेशनरी फेज को फिल करते हैं, वो कॉलम का बनाते हैं, कॉलम को बनाते हैं, है ना। प्रेशर इज अप्लाइड ड्यूरिंग द पैकिंग, है ना, पैकिंग में इस चीज को अप्लाई करते हैं इतना प्रेशर को। अब हमारा क्या होता है स्टेशनरी फेज सिलेक्शन। अब देखिएगा हमने कॉलम की बात कर ली, एनालिटिकल कॉलम की। अब देखिएगा जो कॉलम में जो स्टेशनरी फेज होता है उसका सिलेक्शन कैसे होता है, मींस मतलब हम कौन सा स्टेशनरी फेज लेंगे किस सैंपल को सेपरेट करने के लिए, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है स्टेशनरी फेज सिलेक्शन। ओके, तो स्टेशनरी फेज किस पे डिपेंड करेगा, सैंपल की सॉल्युबिलिटी पे। अब देखिए यदि सैंपल हमारा क्या है, वाटर या ऑर्गेनिक पोलर मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या है सॉल्युबल है, या फिर हमारा दूसरा है कि नॉन पोलर और नॉन पोलर है, या तो पोलर है हमारा और या तो नॉन पोलर है। तो दूसरा क्या हो जाएगा देखिएगा, अगला है जैसे कि अगर हमारा जो सैंपल है वो पोलर है तो रिवर्स फेज का यूज करते हैं, क्योंकि रिवर्स फेज में स्टेशनरी फेज क्या होता है नॉन पोलर। दूसरा अगर बात करते हैं यदि हमारा नॉन पोलर कंपाउंड है तो हम क्या करेंगे, नॉन पोलर को नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी का यूज करेंगे, जैसे कि अमीनो साइनो सिलिका। अब ये क्या है अमीनो साइनो सिलिका, क्या है ये अमीनो साइनो सिलिका, ये है कि जो स्टेशनरी फेज बनेगा उसमें अमीनो ग्रुप रहेंगे, जो साइनो ग्रुप रहेंगे, सिलिका ग्रुप रहेगा, इसी को बोलते हैं नॉर्मल फेज आपका स्टेशनरी फेज। ओके, नॉर्मल फेज का ये रिवर्स फेज का स्टेशनरी फेज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो रिवर्स फेज का स्टेशनरी फेज है वो भी क्या होता है जनरली ज्यादा यूज होता है, तो उसी की बात हम करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये न्यूट्रल और मिक्स्ड और आयनिक लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि यदि आपका जो है रिवर्स फेज में आपका क्या है कि मान लीजिए पोलर तो आपका पोलर तो है लेकिन वो न्यूट्रल है, तो हम क्या करेंगे न्यूट्रल में मान लीजिए आपका हाइड्रोफोबिक है और हाइड्रोफिलिक है ना। पोलर तो है लेकिन वो आपका क्या है हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है ना। यदि वो हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है तो हम क्या करेंगे C30 C18
C8, C4, C1, फिनाइल, वाई फिनाइल, इन कॉलमों का यूज करते हैं। ये कॉलम के नाम है, मतलब स्टेशनरी फेज के नाम है, जो कि हमारे हाइड्रोफोबिक कंपाउंड को सेपरेट करने में मदद करती हैं। यदि हमारा हाइड्रोफिलिक कंपाउंड है तो हम क्या करेंगे, इक्वस C18 का यूज करते हैं, पोलर एम्बेडेड C18 का यूज करते हैं, साइनो कॉलम का यूज करते हैं। यदि हमारा रिवर्स फेज मतलब हमारा क्या है, सैंपल मिक्स्ड है, मतलब दोनों प्रकार से है ना, नॉन पोलर हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक दोनों प्रकार का होता है, तो हम सेक्स C18 का यूज भी करते हैं, एंड पोलर एम्बेडेड मिक्स्ड मोड का यूज करते हैं। देखिएगा, एक चीज आप जान लीजिए, बहुत सारे जो क्या होते हैं, कॉलम स्पेसिफिक के लिए होते हैं, मतलब हम स्पेसिफिक सैंपल को, एक स्पेसिफिक कैटेगरी को, जैसे पोलर है, नॉन पोलर है, सेमी पोलर है, उसी के अनुसार हम उसके कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए, यदि हमारा कंपाउंड आयनिक है तो हम क्या करेंगे, आयनिक एक्सचेंज कॉलम को यूज करेंगे, कैटायनिक एनायनिक कैटायनिक एक्सचेंज वाले कॉलम को यूज करेंगे। जैसे कि देखिएगा, सेक्स, बैक्स, डाई इथाइल, अमीनो इथाइल, क्वाटरनरी कॉलम, इन सब का सेक्स, बैक्स, अमीनो सल्फोनिक, कार्बोक्सी मिथाइल, है ना। इस प्रकार से ये कॉलम के नाम है जो कि कैटायनिक एक्सचेंज, मतलब आपका यदि आयनिक कंपाउंड है तो इनके लिए यूज होते हैं। ओके, अगला है हमारा कि जो हमने पाइप की बात की थी, जो हमने पाइप था सॉल्वेंट रिजर्वायर से बाकी सब में, जो पाइप के थ्रू हमारा मोबाइल फेज आता है, तो वो पाइप किसका बना होता है, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन का बना होता है। ये जनरली इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पॉलीटेट्रा इथाइलिन फ्लोरोइथाइलिन का जो हमारा पाइप है वो बना होता है। ये क्यों बना होता है, ये अच्छा रहता है, नॉन रिएक्टिव होता है, और क्योंकि और नॉन रिएक्टिव होता है और ज़्यादा स्टेबल रहता है, तो इस वजह से इसका यूज करते हैं। ओके, अब हमारा अगला पॉइंट है डिटेक्टर। कौन कौन से डिटेक्टर जो है वो यूज करते हैं एचपीएलसी में, तो देखिएगा, जैसे हमने देखा कि डिफरेंट टाइप के कॉलम यूज हो रहे हैं, उसी प्रकार से डिफरेंट टाइप के डिटेक्टर यूज होते हैं डिफरेंट सैंपल के लिए। जैसे कि कोई यूवी विजुअल एब्जॉर्बेंस दे रहा है हमारा कोई भी सैंपल, तो ये यूवी विजुअल डिटेक्टर का यूज करते हैं। यदि कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका आता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर का यूज करेंगे। यदि वो फ्लोरोसेंट देता है, मतलब वो चमकता है ना, तो हम फ्लोरोसेंट डिटेक्टर का यूज करेंगे। यदि हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टी दर्शाता है तो इस प्रकार के डिटेक्टर का यूज करेंगे। कंडक्टिविटी डिटेक्टर, कंडक्टिविटी दर्शा रहा है तो हमारा सैंपल। मास डिटेक्टर, यदि डिटेक्टर मतलब हम किसी का मास डिटरमाइन कर रहे हैं तो मास डिटेक्टर का यूज करेंगे। आईआर डिटेक्टर, यदि आईआर स्पेक्ट्रा डिटरमाइन करना है तो उस प्रकार से, या आईआर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप के जो वाइब्रेशंस हैं, है ना, बॉन्ड वाइब्रेशन, वो पता करना है तो इस प्रकार का डिटेक्टर यूज करेंगे। दूसरा, ऑप्टिकल रोटेशन, यदि कोई कायरल कंपाउंड है तो वो कायरल कंपाउंड किस प्रकार से ऑप्टिकल रोटेशन दर्शाते हैं, तो उस प्रकार से अगर हमको पता करना है तो इस ऑप्टिकल रोटेशन डिटेक्टर का यूज करना पड़ेगा। तो अलग अलग कंपाउंड की जो कैटेगरी रहती है उसके लिए अलग अलग डिटेक्टर का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे है हमारा, जैसे कि मान लीजिए कॉमनली यूज जो है यूवी डिटेक्टर हमारा, और पीडीए फोटो डायोड एरे डिटेक्टर इज वेरी कॉमनली यूज फॉर द डिटेक्टिंग द एचपीएलसी एनालिसिस। मतलब ये दो डिटेक्टर हैं, जनरली हम देखते हैं कि ये ज्यादातर यूज होते हैं, है ना। ठीक है, बाकी ये जो है ना, बाकी ये स्पेसिफिक डिटेक्टर है। मान लीजिए, देखिएगा, ज्यादातर क्या होता है, यूवी डिटेक्टर पीडीए डिटेक्टर से ही काम चल जाता है, इसलिए वो ज्यादातर यूज होते हैं। बाकी ये स्पेसिफिक है, मान लीजिए ऑप्टिकल रोटेशन का हमको डिटेक्शन करना है तो वो ऑप्टिकल रोटेशन डिटेक्टर का यूज करेंगे, सिंपल सी बात। दूसरी बात है, ये समरी है कि ये क्या है कि ऑप्टिकल यूवी डिटेक्टर और फोटो डायोड एरे डिटेक्टर में कौन सा अच्छा है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ आपका देखें, इसके साथ है आपका रिकॉर्डर, है ना। तो रिकॉर्डर क्या है, देखिएगा, जो हमारा जो सिस्टम रहता है वो हमारा पीक क्रोमेटोग्राम जनरेट करता है। तो क्या करता है, देखिएगा, इट इज हेल्प एनालाइज एंड इंटरप्रिटेट द डाटा। हम डाटा को कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं, उस चीज को हम सिस्टम से ही समझ सकते हैं। मतलब यहाँ पर सिस्टम में जाते हैं तो सिस्टम में हमको एक क्रोमेटोग्राम मिलता है, जो डाटा मिलता है उसको हम इंटरप्रिटेट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, मतलब उसको समझने के लिए कि किस प्रकार से हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, हाँ, तो जो हमको डाटा प्राप्त होता है उससे। अब डिगेसर है, जो डिगेसर हम भूल गए थे, वो डिगेसर है। तो डिगेसर जो है वो क्या करता है, वैक्यूम डिगेसर, मतलब डिगेसर, वैक्यूम डिगेसर भी बोलते हैं इसको, इज द डिजाइन टू द रिमूव गैसेस फ्रॉम द लिक्विड सच एज द मोबाइल फेज यूज इन एचपीएलसी। मतलब जो हमारा डिगेसर लगा हुआ था वो क्या काम करने का करता है, वो मोबाइल फेज में से गैस को रिमूव कर लेता है। मोबाइल फेज हमारा लिक्विड रहेगा और मोबाइल फेज में से गैस को रिमूव कर लेगा, जिससे क्या होगा, हमारा फ्लो रेट में क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट फ्लो रेट, पल्स रहित फ्लो रेट हमको मिलेगी। ओके,
इससे क्या होगा, जो जो बबल्स हैं, गैसेस हैं, वो भी हमके डिटेक्टर को और कॉलम को खराब करती हैं। इस वजह से डिवेस्टर का यूज करते हैं। दूसरा है HPLC कॉलम ओवन। अब देखिए जो कॉलम है, था हमने कॉलम पढ़ा, लेकिन कॉलम के साथ उसका ओवन भी पढ़ना पड़ता है। मतलब एक जो कॉलम जो रहता है वो HPLC कॉलम ओवन के अंदर रखा रहता है। ओवन मतलब हीटिंग चैम्बर है ना, तो वो हीट करने का चैम्बर, मतलब क्या आता है, एक कॉलम को स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए। मतलब यहाँ पे रहता है कुछ, जो रहता है कि मान लीजिए कोई भी सैंपल जो है वो हमारा 50 डिग्री पर कॉलम में रन होता है, तो हमको इस ओवन का टेम्परेचर 50 डिग्री पर रखना पड़ेगा, तभी वो कॉलम के से पास आउट होगा हमारा सैंपल। इस प्रकार से कॉलम ओवन का काम है। द फंक्शन ऑफ द कॉलम ओवन is to maintain the constant temperature of column, है ना, and support get reproducibility result, है ना, रिजल्ट अच्छा आने के लिए, है ना। ये क्या होता है, एक मेंटेन द इन्वायरमेंट। देखिएगा हमारा जो जो भी सेपरेशन हो रहा है वो कॉलम के अंदर हो रहा है, और कॉलम के अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर रखता है, जिसका मतलब क्या है, एक कांस्टेंट इन्वायरमेंट रखने का काम कर रहा है। ओके, अब हमारा क्या होता है, इसके साथ हम स्टेशनरी फेज जो है, और ये सब हमने पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ पर हमने सारे पैरामीटर कवर कर लिए हैं। इसके साथ आपका क्या है, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, और आपका ये ब्रीफ में हमको बताया कि किस प्रकार से रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी बनती है, और क्या इसका स्टेशनरी फेज होता है, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आज हमने कवर कर लिया कि